हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज संडे है और आज द हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं पब्लिश होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सबसे फर्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में बात की गई है एथिक्स ऑफ डिनाइंग कोविड-19 वैक्सीन टू प्लेसिबो ग्रुप्स। अब जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, जो भी वैक्सीन की कंपनी है जो वैक्सीन एडमिनिस्टर करती है अपने ट्रायल के दौरान, तो वो एक रियल जो वैक्सीन होती है उस रियल वैक्सीन को पर्सन को एडमिनिस्टर किया जाता है, और दूसरा जो है प्लेसिबो मतलब जो है फेक वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। तो अभी रिसेंटली कल जो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था कि 95 जो फाइज़र कंपनी है उन्होंने अपना जो फेज़ 3 ट्रायल का एक रिज़ल्ट बताया है, उसके बेसिस पे उन्होंने 95 लोगों को जो है ऐसा बोला था कि उनका ट्रायल किया जा रहा है। उसमें से 90 लोगों को प्लेसिबो दी गई थी, जिसमें से 13 की जो कंडीशन है वो उनको जो है कोविड-19 हो गया था। तो मतलब उन 13 लोगों को जो है प्लेसिबो दी गई थी और सिर्फ 5 लोगों को वैक्सीन दी गई थी जो पूरी तरह से ठीक हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है इस आर्टिकल में कि आखिर जिन लोगों को प्लेसिबो दी गई है उनको वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही है, इसके पीछे क्या एथिक्स हो सकता है। आखिर उन लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नोबल कोरोना वायरस है और उसकी जो है लॉन्ग टर्म उससे सेफ्टी के लिए लॉन्ग टर्म डाटा चाहिए, उसकी एफिकेसी चाहिए, और साथ में किन लोगों में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है इसका भी डाटा चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट जो है वैक्सीन का जो प्लेसिबो है वो लोगों के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके कुछ रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से जो वैक्सीन है वो प्लेसिबो ग्रुप्स को एडमिनिस्टर नहीं की जाती, ये पता लगाने के लिए कि वैक्सीन उन लोगों में जिनको एडमिनिस्टर की जा रही है क्या अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं डॉक्टर अनंत भान, उनका कहना है कि दोज इन प्लेसिबो ग्रुप कैन नॉट बी डिनाइड द वैक्सीन इफ़ दे वांट टू गेट इट बेस्ड ऑन ईयूए। ये ईयूए क्या है? ईयूए जो है वो यूज़ ऑफ ऑर्थराइजेशन, मतलब उनको ऑर्थराइज किया जा सकता है अगर वो चाहें तो। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो वैक्सीन है वो उन लोगों को भी दी जानी चाहिए जो जिनको प्लेसिबो दिया गया है, बट उनका जो नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा, सिंस दे हैव नॉट बीन इन्फेक्टेड विद द वायरस। अगर वो इस दौरान वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं तो उनका जो नंबर है वो बाद में आएगा, और अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है तो उसको वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वैक्सीन के टर्म्स एंड कंडीशन में जो है वो मेंशन रहता है। अब ये जो सेकंड आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो काला एज़र है, काला एज़र जो है वो बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एंडेमिक है और वहाँ से इसको एलिमिनेट किया गया है। तो आखिर कौन सी स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई की और कैसे उन्होंने एलिमिनेट किया। तो जो काला एज़र है वो विसरल लेशमेनियासिस एक ट्रॉपिकल डिसीज़ है जो कि रेगुलर फीवर, वेट लॉस, एनीमिया और स्वेलिंग ऑफ स्प्लीन एंड लीवर की वजह से ये इसके सिम्टम्स हैं, और ये लेशमेनिया जो प्रोटोजोआ है वो कॉज करता है, और जो फीमेल सैंड फ्लाइज हैं उनके काटने से ये बीमारी होती है। अब ये ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल 7 से 10 लाख पर्सन इससे इन्फेक्टेड होते हैं, उसमें से 2/3 जो हैं वो इंडिया में इन्फेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, वहाँ पे 2036 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 35 लाख है, और 22% जो लोग हैं वो यहाँ पे हर साल जो है वो काला एज़र से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 2014 में जो केसेस थे वो 644 थे, 664 थे, उनको 2016 में जो है वो कम कर लिया गया। और अगर डिसीज़ का एनुअल इंसिडेंस 10,000 पर पर्सन से
वन केस पर 10,000 पीपल आ जाता है, तब माना जाता है कि उसको एलिमिनेट कर लिया गया है। और अगर एरेडिकेट की बात है तो जब अगर 0 केसेस जो हैं उस डिसीज़ के आ जाते हैं तो उसको एरेडिकेट मान लिया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो कैंपेन चलाया गया और क्या उन्होंने मेज़र लिए, सबसे पहले उस प्लेस की जो है वो मैपिंग की गई केस डिस्ट्रीब्यूशन की। साथ में जो है एक केमिकल बेस्ड वेक्टर कंट्रोल किया गया, जिसमें कि कम्युनिटी अवेयरनेस और हॉस्पिटल स्टाफ और मेडिकल डॉक्टर की ट्रेनिंग थी। साथ में जो इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग की गई, जिसमें कि हाउस होल्ड की, साथ में जो नेबरहुड है उसकी, और आसपास के 500 मीटर्स की, जिसमें कि जो भी सैंड फ्लाइज है वो इन्फेक्टेड है उसको उससे किल कर दिया गया, और उसमें 2500 जो आशा वर्कर्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो नज़र आया, जो भी मेडिकल फैटर्निटी हैं, साथ में जो लोग हैं वहाँ के, उनका, जिसकी वजह से इस डिसीज़ को जो है वो एरेडिकेट किया जा सका। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर रूटीन मॉनिटरिंग की जाएगी तो ये पता लगाया जा सकता है कि जो काला एज़र की सैंड फ्लाइज हैं वो कुछ इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट उन्होंने जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। और सबसे पहले जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए एक्टिव केसेस की, उनको ट्रैक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, ट्रीट, ये स्ट्रेटजी उनको अप्लाई करनी चाहिए हॉटस्पॉट के लेवल पे। देन नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि जो स्लैश एंड बर्न प्रॉब्लम है या जो स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी एंड दिल्ली रीजन में, जिसकी वजह से जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है। वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। अब इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए जो दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जो है जो पूसा एक प्लेस है वहाँ पे है, तो उन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायोडिकम्पोज़र जो है वो डेवलप किया है। उस बायोडिकम्पोज़र को वो 8 तरह के जो फंजाई हैं उनसे मिलके बना हुआ है, और उसको जो है गुड़ और जो चने का पाउडर होता है, बेसन होता है, उसमें मिक्स करके 3 या 4 दिन के लिए अगर ऐसे ही रखा जाता है तो वो फर्मेंटेट होके फिर एक जो लिक्विड बनता है, अगर उसको जो है वो खेत में जहाँ पे स्टबल है उसमें डाल दिया जाता है तो वो आसानी से जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, और दैट कैन बी टर्न इनटू द मैन्योर। तो इससे जो है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचने में हेल्प की जा सकती है। पुराने टाइम पे भी ऐसा ही होता था। यहाँ पे एक इंस्टेंस दिया हुआ है कि जो फार्मर हैं जो स्लैश एंड बर्न करते थे, वो पर्टिकुलरली एक प्लेस ऐसा है जहाँ पे वो स्लैश एंड बर्न ना करके मोजाम्बिक में वो कॉर्न जो है उसको उगाते थे, और उसके बाद वहाँ पे जो है वो उसके जो स्लैसेस हैं उसको वहीं पे छोड़ देते थे, और बाद में जो माइस हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो पूरी फसल को जो बचा हुआ पार्ट है उसको खा लेते थे। अगर माइस का नंबर बढ़ता था तो वो कैट वहाँ पे एडमिनिस्टर कर देते थे, जिससे कि माइस का नंबर कम हो जाता था। तो ये भी एक तरह से जो है वो नेचुरल प्रैक्टिस है, जिसमें कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं किया जा रहा है। अब नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है कि बैंक को आखिर क्यों मॉरेटोरियम जो है बैंक में लाया गया है। अब मॉरेटोरियम क्या होता है? मॉरेटोरियम होता है जब आरबीआई किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इरेगुलरिटी देखती है तो वो उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर डालती है, जिसमें कि उसमें जो बैंक है उसको कुछ काम करने से जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। उसके बाद आरबीआई जो है वो अगर और कंडीशन वर्सन हो रही है बैंक की, तो उस केस में जो है वो गवर्नमेंट को जो है सजेस्ट करके उस बैंक के ऊपर मॉरेटोरियम लगा देती है। मॉरेटोरियम मतलब जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना मनी जो है एक साथ नहीं निकाल सकते। ये जो कंडीशन है ये इसलिए की जाती है कि बहुत सारे ये कंडीशन इसलिए की जाती है कि बैंक ने जो लोन दिए हैं वो
रिकवर नहीं हो पाए हैं। उल्टा जो डिपॉजिटर्स का मनी है, वो डिपॉजिटर्स अगर लेने के लिए आ गए तो बैंक रन की कंडीशन जो है वो बन सकती है। मतलब बैंक के पास अपने डिपॉजिटर्स का पैसा देने के लिए मनी नहीं है, बैंक की जो कैपिटल है वो पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उस केस में जो है रिज़र्व बैंक जो है वो मॉरेटोरियम लेके आता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑन 17 नवंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने आरबीआई की रिकमेंडेशन के ऊपर लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर 30 डेज़ का जो है वो मॉरेटोरियम इम्पोज कर दिया। ये लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो 94 ईयर ओल्ड बैंक प्राइवेट बैंक है। ये प्राइवेट बैंक इसलिए है बिकॉज जब 1969 में जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था, तब उस समय ऐसे बैंक जिनका जो है वो कैपिटल 5,000 करोड़ रुपीज़ के जिनके पास डिपॉजिट थे, उनको नेशनलाइज किया गया था। अब कुछ छोटे बैंक थे जिनको जो है नेशनलाइज नहीं किया जा सका क्योंकि उनके पास 5,000 करोड़ रुपीज़ उस समय डिपॉजिट में नहीं थे, तो वो प्राइवेट बैंक रह गए और वो आज भी प्राइवेट बैंक है, उनको ओल्ड प्राइवेट बैंक बोला जाता है। तो इस समय जो है वो लक्ष्मी विलास बैंक को जो है सिंगापुर का जो डीबीएस बैंक है उसकी जो सब्सिडरी है इंडिया में, सब्सिडरी मतलब उसी बैंक की एक जो ब्रांच टाइप है या कोई एक पार्ट है, उसके साथ इसको जो है वो मर्ज किया जा रहा है। और डीबीएस बैंक ने 2,500 करोड़ रुपीज़ जो है वो देने का जो है वो डिसीज़न लिया है। ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है उससे बात की जा रही है कि इंडिया जो है वो आरसीईपी जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि 15 कंट्रीज़ और 16 कंट्रीज़ माइनस इंडिया, मतलब 15 कंट्रीज़ की एक ग्रुपिंग है जिसमें कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना और जो आसियान 10 कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैं, उनकी एक ग्रुपिंग है। उस ग्रुपिंग में से इंडिया जो है वो उन्होंने बाहर रहने का फ़ैसला किया है। जो आरसीईपी ग्रुपिंग है वो एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो गुड्स हैं और कुछ सर्विसेज हैं उनका जो है वो फ्री ट्रेड किया जाना है। मतलब जो एक पर्टिकुलर कंट्री है, जब उस कंट्री में कोई भी चीज़ इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, बट अगर आरसीईपी का वो मेंबर है तो वो एक तरह से जो है वो ट्रेड फ्री हो जाएगा, उसमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे जो है वो कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है, बट वो एक तरह से उनकी अलग अलग जो है सिटिंग में डिसाइड हो जाएगा। बट इंडिया इससे आउट रहने की बात यह है बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी 3 जो इसके जो पार्ट हैं, जैसे कि आसियान का जो मेंबर आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2009 से, जापान के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साउथ कोरिया के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट मतलब इंडिया जो है उनको एक्सपोर्ट कम करता है और उनसे उन कंट्रीज़ से इंपोर्ट ज़्यादा करता है, तो वो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 5 बिलियन था 2011 में, जो बढ़ के 22 बिलियन हो चुका है और अभी अभी तो 24 बिलियन तक पहुंच गया है। ऐसे ही जापान के साथ 4 बिलियन से 8 बिलियन पहुंच गया और साउथ कोरिया के साथ 8 बिलियन से 12 बिलियन पहुंच गया। तो और चाइना के साथ विदाउट एनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है पहले 4 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट था वो आज $50 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया ट्राइड टू ऑप्टेड आउट फ्रॉम आरसीईपी, तो इस वजह से भी इंडिया जो है वो आरसीईपी से बाहर है। अब दूसरा ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो आखिर क्यों बढ़ रहा है, इधर पे बात की गई है कि जो चाइना है, चाइना से इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है बिकॉज 75% जो भी इनपुट चाइना से इंडिया परचेस करता है वो मशीनरी होती है, बल्क ड्रग, केमिकल और दूसरे जो इक्विपमेंट हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, और साथ में उनकी प्राइस भी इंडिया में ज़्यादा है। तो इंडिया को ना चाहते हुए भी वो चीज़ चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और अगर इंडिया जो है वो आरसीईपी का मेंबर हो जाता है तो वो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। और फिर एक दूसरी कंडीशन ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हर एक कंट्री जो है आरसीईपी के जितने भी मेंबर्स हैं वो वर्चुअली जो है वो रिसेशन में चले गए हैं। रिसेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब 2 क्वार्टर्स मतलब 2 तिमाही तक जो है
इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है मंदी की सिचुएशन। तो अभी जो पूरा वर्ल्ड है वो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन की सिचुएशन में है, तो अगर एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उससे जुड़ी हुई डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो है बात की जा रही है कि चाइना का जो अग्रेशन है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो लद्दाख वाले रीजन में जो अग्रेशन है, जो उसकी वजह से भी इंडिया और चाइना की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। फिर इंडिया जो है वो आरसीईपी से क्या चाहता है, बिकॉज़ इंडिया ने जो है, इंडिया की कंसर्न है कि आरसीईपी की वजह से जो इंडिया का मार्केट है वो चाइना के गुड्स से फ्लड हो जाएगा, बिकॉज़ आरसीईपी के जो नेगोशिएशन है उसमें ऐसी बात की जा रही है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन को बताने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो सब्सटेंसेस हैं वो चाइना से डायरेक्टली इंडिया में आ सकते हैं विदाउट प्रॉपर नोइंग ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन। ये पता नहीं रहेगा कि क्या है उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन। इसके ऊपर इसमें बात की जा रही है। और नेक्स्ट जो है वो सर्विसेज के ऊपर बात की जा रही है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो इंडिया ने इस बात के ऊपर कंडीशन रखी हुई थी, लेकिन उस बात को नहीं माना गया नेगोशिएशन में। ये सब नहीं हो पाया, तो इस वजह से इंडिया जो है वो इस कंडीशन से बाहर रहने की बात कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।